हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। तो हम लोग गेस क्वेश्चन कर रहे हैं जो बिहार मॉडल से संबंधित होगा, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, चैप्टर वाइज है। तो कुछ चैप्टर जो है सो हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर से, यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपना अटेंडेंस बनाइए और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार मॉडल क्वेश्चन है 2023 एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल सब्जेक्ट जो है सो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र जो है सो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। स्थितिज ऊर्जा को जो है सो जल विद्युत संयंत्र को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, यानी कि ट्रांसफर यानी कि बदलता है। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ चुके होंगे और नहीं देखे हैं तो चैप्टर वाइज हम बुक का भी ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग कुल अटेम्प्ट करने के बाद, क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को कुल अटेम्प्ट करने के बाद कितना सही हुआ। तो नाभिकीय ऊर्जा पर्याप्त करने के लिए आवश्यक है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम इसका आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग की उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहा है अंटार्कटिका में, इसका कारण कौन सी गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी है, यानी कि CO2 को बढ़ने से जो है सो अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और इसी चैनल पर आपको कहीं नहीं भटकना है, इसी चैनल पर आपको 110% जो है सो आपका 10th का तैयारी हो जाएगा। चलिए तो इस आप लोग को सिर्फ सपोर्ट दिखाना है और मेरा भी सपोर्ट देखिए किसका तगड़ा सपोर्ट रहता है, आप लोग यकीन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो इसके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन, यानी कि बादलों जब आकाश में छाया रहेगा तो सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर आएगा नहीं, तो हमारे सौर ऊर्जा तक हमको पहुंचेगा नहीं, तो जल तापक का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं बादलों अगर छाया रहे आसमान में। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा जैव मात्रा है जो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है सो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, बल्कि लकड़ी, गोबर गैस और कोयला जो जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि उससे सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है सो जितने ऊर्जा हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, तो ऑप्शन बी में है चंद्रमा, ऑप्शन सी में है सूर्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। बायोगैस जो है सो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसके राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है हल्के नाभिकों को मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? अगर हल्के नाभिक को मिला देते हैं और उनसे मिलाकर हल्का नाभिक को मिलाकर जो भारी नाभिक बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, संलयन कहते हैं। हल्के नाभिकों को मिलाकर बहुत सारे हल्के नाभिकों को मिलाकर भारी नाभिक बनाने की क्रिया संलयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि कॉकक्राफ्ट वाल्टन ने सन 1932 में त्वरित प्रोटॉन को लिथियम पर बमवर्षीय कर एक कण की खोज की जो नाभिकीय अभिक्रिया लिथियम प्लस हाइड्रोजन और बेरिलियम प्लस ए प्लस एरो ए प्लस एच यानी कि हीलियम ऊर्जा में ए के स्थान पर यहाँ ए है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे तो वीडियो को बैक करके आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं सर वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम शॉर्ट में रखने की कोशिश करते हैं। आप लोग पढ़ के आइए और यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़िए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का आधार क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन बदलती है। किसमें हाइड्रोजन बदलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का। फटाफट आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग सपोर्ट दिखा दिए तो हम जो है सो थ्योरी भी लाएंगे, तो आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है। देखते हैं कितना आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम जो है सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन बदलती है हीलियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका हीलियम का जो संकेत होता है वो He होता है। तो आप लोग परमाणु संख्या कितना होता है वो बताएंगे। नेक्स्ट है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा जो है सो गैर ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, जबकि विद्युत ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा यह गैर ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है? व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न किया जाता है। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ईंधन से, यानी कि कोई भी चीज को जलाकर कैसे हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो दहन करके, यानी कि किसी भी चीज को जला करके हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं, उसके बाद हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन द्वारा जो है सो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, यानी कि उत्पन्न किया जाता है, तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किस में? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो है सो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। सूर्य से हमारा प्रकाश सूर्य के सोलर प्लेट पर पड़ता है और वह सोलर प्लेट पर पड़ने के बाद जो है हमको करंट उत्पन्न करके देता है, तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? यानी कि पवन ऊर्जा आप लोग देखे होंगे बड़ा सा चक्की लगा हुआ रहता है, और यह घूमते रहता है, तो देखते होंगे। तो वह पवन ऊर्जा जो है सो किस क्षेत्र में अग्रणी देश, यानी कि कौन सा देश है जो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आगे है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी जो है सो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश है, यानी कि आगे है। इस तरह का रहता है खंभा और इस तरह का 3 पंखी लगा हुआ रहता है और ये जैसे तीनों घूमते रहता है।
चलिए नेक्स्ट है कि ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन से में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर जो है सो 14 में, जो हम ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी है दहन द्वारा, जो है सो किसी ईंधन को जलाकर यानी कि दहन कर उसको ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आप कचरा से निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। अगर मान कर चलिए कचरा बहुत है, जो घर से साफ सफाइया करके फेंका जाता है वो कचरा बहुत है, तो उसको निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान, यानी कि कौन सा विधि अपना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव लाकर, या अच्छी साफ सफाई करना, या दूसरों पर निर्भर रहना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ऑप्शन नंबर ए गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव लाकर हम कचरा से निपटारे की समस्या को हम पास जीत सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। जब गोबर गैस संयंत्र होता है उससे हम बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, उनमें से कौन सी गैस निकलता है गोबर गैस संयंत्र से, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन या प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा मीथेन, जिसका संकेत होता है CH4 होता है। यह धान के खेत में भी पाया जाता है यह गैस, मीथेन गैस। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है। नवीकरणीय स्रोत तो हम लोग पढ़ लिए, यहाँ कहता है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण एक बताइए। तो इनमें से क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कोयला। कोयला जो है सो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माने जाते हैं जहां तट के 1 किलोमीटर लंबाई में आपतित सागरीय ऊर्जा दर कम से कम क्या होना चाहिए, 40 MW या 15 किलो जूल पर सेकेंड हो, या 20 MW हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है 40 MW। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि OTEC प्रणाली में प्रचालन के लिए प्रति 100 मीटर पर ताप का अंतर कम से कम होना चाहिए कितना डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 MA बराबर होता है, यानी कि 1 MA बराबर होता है मीटर एम्पियर बराबर होता है। 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -3 एम्पियर होता है 1 मीटर एम्पियर के बराबर। चलिए नेक्स्ट है 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजक आसवन से, 1 किलोग्राम लकड़ी है उसको भंजक आसवन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान कितना होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। और फीडबैक में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए, क्योंकि यह फिजिक्स का लास्ट चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, तो ये फिजिक्स का जो है लास्ट चैप्टर है। तो 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है। तो 25 का राइट क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 0.25 kg। नेक्स्ट है घरों में प्रयुक्त LPG यानी कि लिक्विड, घरों में LPG का मुख्य घटक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है एथेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो ए ब्यूटेन। घरों में जो उपयुक्त LPG होता है उसमें मुख्य घटक ब्यूटेन मिला हुआ रहता है, और उसमें कौन सा गैस मिलाया रहता है, तो सल्फर मिलाया हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त CNG का मुख्य घटक है। तो दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त CNG का मुख्य घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मीथेन। तो दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त CNG का मुख्य घटक है मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि किसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। इनमें से किसका मान सबसे ज्यादा होता है, गोबर गैस के उपले का, या गोबर गैस का, या LPG का, या लकड़ी का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी LPG का। LPG का जो है सो ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29।
29 है, सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है यानी कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है यानी कि फैलती है, उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से जो ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है, उस ऊर्जा को स्रोत का क्या है, कौन सा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। तो सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित यानी कि फैलता है, उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन है। नेक्स्ट है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल किस से कम होती है? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल किस से कम कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है सो विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है कि सौर ऊष्मांक का मान लगभग कितना होता है? सौर ऊष्मांक का मान लगभग कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पवन चक्की के कार्य करने हेतु आवश्यक पवन वेग है। तो पवन चक्की के कार्य करने के लिए आवश्यक पवन वेग कितना होना चाहिए? कितना के स्पीड में, कितना किलोमीटर घंटा के स्पीड में होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर कुछ हम इसका पिछला क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो पवन ऊर्जा जो है सो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को क्रांतिपूर्ण बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का क्रोड में सही स्थान तक घुमाए जाने वाले छड़ हो सकते हैं क्या? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम या बोरॉन जो है सो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को क्रांतिपूर्ण बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का क्रोड में सही स्थान तक घुमाए जाने वाले छड़ कैडमियम या बोरॉन होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है कि यूरेनियम तथा यूरेनियम में दोनों के नाभिकों का विखंडन हो सकता है। यूरेनियम तथा यूरेनियम में यानी कि 92 और यूरेनियम और 239 तथा 92 यूरेनियम तथा 235 में दोनों के नाभिकों का विखंडन हो सकता है। क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, मंदगामी न्यूट्रॉन की टक्कर से। मंदगामी न्यूट्रॉनों की टक्कर से दोनों नाभिकों का विखंडन हो सकता है। विखंडन मतलब होता है बंटवारा। नेक्स्ट है कि गामा किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति से क्या होता है? के बराबर होती है या किससे कम होता है या अधिक होता है या इसके साथ कोई संबंध नहीं रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? तो ऑप्शन नंबर सी, से अधिक होता है, यानी कि गामा किरण की आवृत्ति जो है सो एक्स किरण की आवृत्ति से अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम 235 तथा यूरेनियम 238 की प्रतिशत मात्रा कम होती है। कितना परसेंटेज इसका होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सो ए, 0.799.3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से यह ऊर्जा विकिरित होती है। सूर्य के अंदर क्या होता है? केवल नाभिकीय विखंडन से या केवल नाभिकीय संलयन से या केवल नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल नाभिकीय संलयन से जो सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। और सूर्य से ऊर्जा विकिरित किस माध्यम में होता है? तो केवल नाभिकीय संलयन के द्वारा विकिरित होता है। नेक्स्ट है 92 यूरेनियम 235 की एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है। कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 92 143 जो है यूरेनियम की एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है 92 143। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि अनफाइड AMU कहलाता है, जिसका मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है
यूरेनियम 235 की कम से कम मात्रा जो उसके स्वतः ही विस्फोटित होने के लिए आवश्यक होती है क्रांतिक मात्रा कहलाती है। यूरेनियम 235 के लिए इसका मान लगभग कितना होना चाहिए और कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांधे रहती है क्या कहलाती है? वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांधे रहती है क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा जो है वह नाभिकीय ऊर्जा को आपस में बांधे रहती है, तो ब से बांधे रहती है और ब से बंधन ऊर्जा होगा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन का ही है, कोई डाउट का ही प्रॉब्लम ही नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है बायोमास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि टाइम हम कम लगाना चाहते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। तो आप लोग जैसे डिस्कशन वीडियो प्लेलिस्ट में है तो उसको बुक का भी है तो उसमें डिस्कशन कर चुके हैं, तो वहाँ से आप पढ़िए। और यहाँ से है जो गेसिंग मॉडल पेपर है उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से दीजिए। इसीलिए हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर जो है सो टिक करते हैं, क्योंकि आप लोग को भी रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन के तौर पर आप लोग देखा कीजिए वीडियो के एक बार 2 बार से, क्योंकि बार बार कोई भी चीज़ को देखने से हमेशा याद रहता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 43 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सो डी बायोमास। बायोमास इसका निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 और यह वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस जो है तो स्वच्छ ऊर्जा होता है। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है यही कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कराते हैं। तो चैप्टर वाइज करते हैं, क्योंकि चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड? चैप्टर से तो पूछता है और हम चैप्टर वाइज करते हैं, क्योंकि चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटा ना पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सपोर्ट की जरूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग फीडबैक बता सकते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।